पहले क्वेश्चन से आप लोग शुरू करो। पहला इंडिसेस का क्वेश्चन है, घातांक का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा और करिएगा। आपको ऑप्शन उसी हिसाब से दिया गया है जैसा कि आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है 2/3। ध्यान से मेरी बात को देखिए कि पावर x है और यहाँ पर 3/2 की पावर कितना है, 2x है और यहाँ पर 81/16 है। आपसे x का मान पूछा है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज कमेंट कर दें, तुरंत कमेंट कर दीजिए जिससे कि हम भी समझ जाए कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में है, सही है कि नहीं है। जल्दी से बताइए सभी लोग। अब आपको जब भी ऐसा प्रश्न करना हो और यक्स आप देख रहे पावर में लगा है तो निश्चित तौर पर बिना पावर के कंपैरिजन का हो नहीं सकता है। दोनों तरफ देख लीजिएगा। अगर कभी एक ही पावर m है और एक ही पावर n है, बेसिस अगर बराबर है तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेसिस अगर बराबर है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। इसी बेस्ड आपको कंपेयर करना था इसको, और ये तभी संभव था जब बेसिस बराबर हो पाए। बेसिस बराबर कैसे हो पाएंगे उसको समझिएगा। यहाँ 81 है, 81 आप जानते हैं कि 3 की पावर में होता है। 3 की पावर क्या होता है, 4 होता है, और 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। अब इसका अर्थ है कि ऊपर वाला भाग 3 में होना चाहिए, ऊपर वाला भाग 3 में होना चाहिए। यहाँ तो 3 है ऊपर, लेकिन यहाँ पर 2 है। हाँ, ये अच्छा है कि दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म में है। इंडिसेस का एक रूल और होता है, अगर कभी a बाई बी है कि पावर अगर n लगा है, आप उल्टा कर दीजिए तो b बाई ए की पावर -n हो जाएगा, मतलब साइन पावर की बदल जाती है। हमको 3 ऊपर ले जाना है तो इसकी साइन पलटो, मतलब 3/2 कर दो, पावर -x कर दो, इंटू इसके साथ देखिए मल्टीप्लीकेशन किसका है, गुणा कर देते हैं। 3/2 की पावर 2x है। अब आपको यह भी बताया गया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अगर कभी भी बेसिस जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है, बेसिस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर को ऐड करिए तो 2x -x जुड़ जाएगा, और इधर 3/2 की पावर आप इसको कितना लिख सकते हैं, 4। एक ही पावर आप लगा सकते हैं। बेसिस बराबर है ना, बेसिस बराबर है तो पावर को इक्वल कर दीजिए। 2x - x सिंपली x होगा, बराबर 4 कर दो, तो x का मान आपका सीधा सीधा 4 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन अगर आपने बताया है। और सबने देखिए, दिग्विजय ने, कैलाश ने, दिग्विजय, अव्यान, कैलाश, हरेंद्र, पुनीत, सोनी, निर्भय, सबने हमें उत्तर कितना दिया था, 4। करेक्ट सम है, करेक्ट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। किसी को डाउट हो तुरंत हमें कमेंट करिएगा, मैं क्लियर करते जाऊंगा। अब दूसरे प्रश्न पर आइए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कौन सी संख्या दशमलव के प्रसार तक एक शांत, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लो इसमें कौन सा शांत दशमलव है। इसने पूछा कौन सा शांत दशमलव है। आपको जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले तो पहले चीज ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई संख्या दशमलव या भिन्न के रूप में लिखी होगी, दशमलव या भिन्न के रूप में लिखी होगी, तो इसके दो नेचर होते हैं। एक टर्मिनेटिंग का जिसे आप शांत कहते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग का होता है जिसे आप अशांत कहते हैं। ठीक है, अशांत कहते हैं। आप ऐसे समझो, जब भी कोई भिन्न हो, भिन्न के हर से डिसाइड होता है, भिन्न के डिनोमिनेटर से डिसाइड होता है। अगर भिन्न का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, मतलब भिन्न के हर में, लेकिन भिन्न के हर तक जाने से पहले भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब आप ऐसे जान लीजिए, जैसे 12/15 है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसे 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 कहो, मतलब सरलतम रूप में लिखिए। कॉमन संख्या से जब तक पॉसिबल हो कैंसिल कर लीजिए। तो हमने कहा भिन्न का जो हर हो, डिनोमिनेटर हो, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में रहेगा, 2 और 5 के अलावा उसके पास कोई भी फैक्टर होगा तब वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई फैक्टर रहेगा तब वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही एक फैक्टर के रूप में उसके हर में है तब वह शांत होगा। शांत का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, जैसे 15/5 है तो यह भी आप शांत बोलो, और अगर 15/4 है, पूरी तरह से भले नहीं कट रहा है लेकिन यह भी शांत ही होगा। आप डिवाइड करेंगे दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह कट जाता है, यह भी शांत बोला जाता है। लेकिन जैसे अगर 10/3 लिखा है तो आप 3×9, 3×9, 3×9 अनंत तक जाओगे, यह कभी कटता नहीं है, तो यह अशांत कहलाता है। आपको कभी भी कोई भिन्न दिखे, मेरी बात को समझिएगा, बताइएगा। भिन्न दिखे पहले चेक करो कि आपने सरलतम रूप में है, कोई कॉमन संख्या दोनों को काट तो नहीं पा रही ना, नहीं काट पा रही है, तो इसका मतलब सरलतम रूप में है। मैंने 225 को जब फैक्टराइज किया तो मुझे पता है कि कितना होता है, पता है, 15 का वर्ग होता है।
15 का वर्ग मतलब 3 गुणे 5 का वर्ग हुआ, अर्थात 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2। भैया ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, पहला ऑप्शन तो शांत नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको देखा 5/8, तो 5 रहने दीजिए ऊपर, यह 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। अब आप कहोगे सर 5 वाला कहाँ है? तो है भी, 5 भी है, 5 की पावर 0। तो यह शांत है, यह शांत है। किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 3 आया, मैंने कहा यह अशांत है, लेकिन केवल 2 है, 2 की पावर में है, केवल 5 की पावर में है, तब वह शांत है, तो यह शांत है। इसकी बात देखो क्या है, जो 7/250 लिखा है, तो 250 को मैं लिख सकता हूं 125 गुणे 2, अर्थात मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1, इसी फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब यह भी शांत है, बी भी शांत है, सी भी शांत है, इसका मतलब डी शांत है। डी शांत मतलब डी ऑप्शन सही उत्तर है। यहां पर एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। इस प्रश्न में जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन पर जाओ, उसका गुणनखंड करो। गुणनखंड में अगर 2 और 5 ही हमें दिखे फैक्टर के रूप में, तो बोल देना वह शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म अगर दिख जाए तो बोल दीजिएगा वह अशांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही सही क्या है? डी ऑप्शन है, क्योंकि यह भी शांत है, यह भी शांत है, 2 टर्मिनेटिंग है, 2 टर्मिनेटिंग की केस में डी ऑप्शन पर जा सकते हैं आप लोग। क्लियर हुई बातें? चलिए दूसरा डन है, तीसरे पर आ जाइए। एक शानदार सा क्वेश्चन है, खूब मन लगा के पहले बोर्ड पर जो लिखा है पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे तो आप खुद ही आंसर कर सकेंगे, अच्छा लगेगा। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, फिक्स उसके पास सेब है, एप्पल है, सेब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जिसमें से 10% सेब खराब पाए जाते हैं, 10% सेब खराब हो गए। ठीक है, सेब उसके पास फिक्स है, 10% सेब क्या है? खराब है। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% सेब को बेच देता है, जितना उसके पास बचता है उसका 85% वह क्या कर देता है? बेच देता है। समझ लीजिएगा। और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं, 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे आपसे पूछा गया है, प्रारंभ में उसके पास सेबों की संख्या पूछा गया है। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पर जो डेटा दिया गया है वो परसेंटेज के आधार पर आपको दिया गया है, परसेंटेज के आधार पर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन ये है, देखिए जब परसेंटेज के आधार पर दिया जाए तो आप 100% टारगेटेड होते हैं, जब भिन्न के आधार पर दिया जाए तो हमेशा आप 1 से चलना चाहिए आपको। जैसे नॉर्मली अगर कहा जाता है कि 1/10 भाग, 2/3 भाग, ऐसे कहा जाता, तब आप संख्या को 1 मानते, और 1 भी ना मान करके हम लोग भिन्न को डिसाइड करके एक संख्या मानते हैं, और उसी हिसाब से चीजें आपकी जनरेट होती हैं। जैसे सबसे पहले देखो कि उसने कहा 10% सेब खराब पाए गए, हम थोड़ा सा ऐसे पहले डिराइव कर देते हैं। मान लीजिए उसके पास 100 कुल सेब थे, कितने थे? 100। अब 100 में से आप ऐसे कर दो 10%, अर्थात 10% का मतलब 10 सेब खराब थे, तो 10 सेब खराब थे तो बचे कितने बताओ? 90। अब इस 90 में देखिए पढ़िएगा, ये आपके खराब हो गए, 10% खराब थे तो 90 सेब सही थे, अच्छे सेब थे, यही लिखा है ना। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, जिसमें से 10% खराब पाए गए, वह शेष सेबों में से 85% सेब, अब इसका 85% सेब बेच देता है, 85% बेच देता है। अब आप बताओ अगर इसका 85% गया तो इसका कितना परसेंट बचेगा? 17% बचेगा। इसका 85%, अब यही डाउट लोगों को होता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे 90 था, 90 से 85% निकला तो 5% बचा। अब आप हर लेवल पर वैल्यू को 100% माना करिए, अगर इसका 85% बेचा गया है तो 17% उसके पास बचा है। इस 17% की वैल्यू 405 के बराबर है, इस 17% की वैल्यू 405 के बराबर है। आपसे पूछा गया प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, तो आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, यहां जाकर के आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम इसको सब आंकड़े परसेंटेज के आधार पर लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में चीजें आपको आएंगी। ए परसेंटेज था, ए भी परसेंटेज ही हिसाब से लेकर चलिए, या आप करना चाहें तो कर सकते थे, वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर 17 नहीं 15 होगा, सॉरी कितना होगा? 15% होगा। अगर हम 15%, 85 और 15 का 100 होता है, एकदम सही है। आपको जैसे देखिए अब वैल्यू, अब यह संख्या कितनी है बताओ? 405 है। अब आप देखो लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे 15 ये बटे 100 कर दीजिए, बटे 100 करें, गुणे 15 किसका है? 90 का है, तो 90/100 लिख दीजिए, और यह टोटल है, यह क्या है? टोटल है, बराबर कितना लिख दें? 405। इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, इसको हल करने से टोटल हमको प्राप्त हो जाएगा। जी 17 नहीं हो 15 था, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकता है। पहली चीज, जैसे अगर हम सोल्यूशन करें तो 1 0 इधर से हम ऐसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। 5 या 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप इसको थोड़ा 9 से काटो, इधर 9 चौके 36 होता है, 4 9 पचे 45 होता है, 3 से इसको फिर काट दिया, 3 15 होता है। और यहां पर देखिए 100 200 है, 200 को 15 से गुणा कर दीजिए, 3000 टोटल उसके पास प्रारंभ में सेब थे। तो 3000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था, 3000 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे बताइए? 3000 थे। आप इसको चाहते तो कुछ संख्या मान करके भी कर सकते थे, जैसे हमने 100 मान करके किया, आप संख्या मान करके भी कर सकते थे, लेकिन संख्या मानने में थोड़ा सा डाउट ये होता कि 10% लेते, 1/10 के हिसाब से जाते, शेष का 85% सोचते, तो 85% मतलब भिन्न में अगर हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं तो 85% का मतलब होता है 85/100, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 5 17 बार 85, 5 बिसाम में 100। तो आप ऐसे एक संख्या सोच करके चल सकते थे, ऐसी बात नहीं है, एक संख्या सोच करके चल सकते थे, लेकिन ये भी तरीका सही है, आप एक स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना करके भी प्रश्न हल किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने 100 माना, 100 में 10 खराब थे, 90 सही थे, 90 का 85% बेचा गया, 15% बचा था, 15% का मान 405 था, 15 से आप 90 पर पहुंचे, 90 से टोटल पर, तो 15 का 15/100 होगा, परसेंटेज हटाइए, और 90 को 90/100 करिए, गुणे टोटल करिए, बराबर 405 कर दीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए ये तीसरा प्रश्न आपका डन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। समांतर श्रेणी आपके यहाँ खूब पूछा जाएगा और जा रहा है, एक प्रश्न आपको 100% समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दिखेगा ही दिखेगा। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, इसका 18वां पद क्या होगा? पहली चीज जान लो कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी जिसको आप लोग एपी कहते हैं, ठीक है, एपी कहते हैं, एक ऐसी श्रेणी जैसे इस फॉर्म में लिखी जाए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे लिखा जाता है, सो ऑन। अब आपने देखा कि ये पहला पद है, ये फर्स्ट है, ये क्या है? फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस प्रकार से पद है। जैसे हमने कहा कि पहला पद केवल ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है चौथा पद। समांतर श्रेणी में हमेशा पदों का अंतर समान रहता है, पदों का अंतर समान रहता है। जब भी मैं कहूंगा समांतर श्रेणी में कोई पद आपको पता करना है, जैसे मैं आपसे कहूं फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए पहला पद है, डी कॉमन डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा सातवां पद, तो सातवें पद को मैं क्या लिखूंगा पता है? ए प्लस 6d, ए प्लस क्या लिखूंगा? 6d। डी क्या है पता है? डी आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है। सातवां पद 34 है, ए प्लस 6d कितना है? 34 है। 13वां पद, 13वें पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 12d। जब भी आपको जो पद कोई कहे, जैसे आपसे कोई 15वां पद कहे तो ए प्लस 14d लिखिए। 20वां पद बोले ए प्लस 19d लिखिए। जैसे हमसे लास्ट में 18वां पद पूछा है तो मैं ए प्लस 17d लिखूंगा, मुझे ए पता करना है। ऐसे याद रखिएगा, इस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा। आपसे इस प्रश्न में क्या बोला है आपको कि सातवां पद 34 है, 13वां पद क्या है? 64 है। सातवां पद मतलब ए प्लस 6d, और 13वां पद कितना है बताइए? 13वां पद ए प्लस 12d कितने के बराबर है? 64 के बराबर है। इसी को अगर हम हल कर लें तो हमें ए और डी का मान निकल जाएगा, और अगर ए और डी का मान आ गया तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको 18वां पद भी पता चल जाएगा। कर लीजिए, देखिए अच्छा प्रश्न है। दो ऐसे समीकरण जो दो पदों पर या दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं, दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इनको भी हल करना आना चाहिए आपको, ऊपर नीचे एलिमिनेट करके, और एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो, और प्लस माइनस का सिंबल है, बराबर तो दिख रहा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए माइनस करो, ए माइनस करो, ए माइनस करो, ये खत्म हो गया। 12 से 6 माइनस 6d होगा, और इससे इसको घटाएं तो कितना होगा? 30 होगा। माइनस माइनस से खत्म, डी बराबर 5 हुआ। डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 5 हुआ। कॉमन डिफरेंस 5 हुआ, अब उठा के यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। a प्लस 6 इंटू डी, 6 गुणे 5 बराबर 34 करिए। a बराबर क्या हो जाएगा? 34 में से 30 निकलेगा, सॉरी 6 पंचे 30 है, 30 34 में से 30 निकलेगा, 4 हो जाएगा। a का मान आपका 4 आ गया है और d का मान आपका 5 है। उठा के दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। आपको कौन सा टर्म निकालना था? 18वां। a की जगह कितना पुट करेंगे? 4, और d की जगह 5, तो 17 पचे 85 होता है। तो 4 प्लस 85 हुआ, 85 4 कितना होता है? 89। 18वां पद कितना होगा बताओ? 89 होगा। देखिए सबने सही बताया है, 89 राइट सोल्यूशन है। जितने लोग बता रहे एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट सोल्यूशन है। मतलब समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना, बीच में पद ज्ञात करना, आपसे कई तरह से चीजें पूछ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा, चीजों को समझिएगा,
जैसे आपको इसके पैटर्न को बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि बीच में जैसे आपसे कभी कभी ये ऐसे कह दे, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं एक आध क्वेश्चन ऐसे जनरल करा दे रहा हूं। जैसे आप मुझे कंफर्म करो, मैंने लिखा 5 7 9 11 13 13 15 सोआन चलता गया। आप बताओ यह एपी में है कि नहीं? बिल्कुल है, एपी में, एपी में है, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। हाँ यस जा रहा है। अब आपको पता है कि यह पहला पद यहां पर क्या है? 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ? 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 100th टर्म क्या होगा? 100वां पद। 100th टर्म कितना होगा आप मुझे बताओ, इसका 100वां पद कितना होगा? आप तुरंत कह दो सर a + 99d होगा। ठीक है, जो भी पद आपसे पूछे, जो हमने पढ़ा है उसी पैटर्न पर है। a का मान 5 है, 99 गुणे आप कर दो 2, तो 5 + 2 9 18, 2 9 198, 203 हो जाएगा। 203 होगा इसका 100वां पद। याद रखिए इस चीज को कि आपसे कभी जैसे पूछ ले 100वां पद क्या होगा 100th टर्म, तो क्या लिखोगे? a + 99d। तो 5 a का मान है, d का मान 2 है, 198, 5 8 5 13, 203 होता है। मान लो मैं आपसे कह दूं इसका 72th टर्म, 72वां पद बताइए क्या होगा? तो 72वां पद आप बताओ, कमेंट करिए सब लोग, क्या हो जाएगा? 72वां पद होगा a + 71d। क्या होगा? a + 71d। क्या लिखेंगे बताइएगा जी? मैं कराता हूं उसको, अभी इसको बताइए। चलिए आप ये बताइए, a + 71d, a का मान कितना है बताइए? 5 है, प्लस 71 गुणे कितना कर दो? d मतलब 2, 2 1 के 2, 2 7 14, प्लस 5 कर दीजिए, 5 जोड़िए 100 कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा? 47। राइट सोल्यूशन आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। जैसे इसका मान देखिए कितना लिखा? 147। एक और चीज समांतर श्रेणी में पीआरटी में पूछा जा सकता है, वो भी मैं कंफर्म कर देता हूं, इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपको एक समांतर श्रेणी में दे रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 20, सोआन बढ़ते चले गए, मैं पहुंच गया यहां पर 175। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पहली चीज तो कंफर्म करिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है? बिल्कुल है। एपी है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि सब में 5 5 का डिफरेंस दिख रहा है, सब में 5 5 का डिफरेंस दिख रहा है। ए का मान भी 5 है और डी का मान भी 5 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने पद थे, इस श्रेणी में कितने पद हैं? ये भी पूछ सकता हूं मैं, कितने पद हैं? कितने पद निकालना है तो आपको तरीका मैं बता दूं, टर्म मतलब नंबर ऑफ पद। इसके लिए, क्योंकि देखो पहला पद आपको पता है और अंतिम पद भी आपको पता है, पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, तो नियम समझिए, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डी कॉमन डिफरेंस +1, ये लगाइए तो आपको टर्म क्लियर हो जाएगा। लास्ट कितना है? 175, फर्स्ट कितना है? 5, कॉमन डिफरेंस है 5 + 1, ये होगा 170/5 + 1। 5 से डिवाइड करिए, 5 × 15, 5 × 20 + 1, कुल कितने पद है बताएं? 35। आप समझ रहे हो ना, कुल कितने पद हैं? 35। तो ये चीज डिसाइड करना जरूरी है। आपसे ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको लिखा, शायद आपको जब 15 को पेपर दो तो आपको दिख जाए ऐसा प्रश्न, मैं श्योर कर रहा हूं इस बात को, और लिख लो इस बात को, ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तैयार रहिएगा, करके आइएगा, इसीलिए मैं इन चीजों को आपको कंफर्म कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। इसमें कोई डाउट हो किसी के मन में तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, इसको पढ़िए, कई बार मैंने पढ़ाया है। समचतुर्भुज अंग्रेजी में रोम्बस कहलाता है। रोम्बस कैसा होता है? फिगर देखो, ये है एक समान, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इसको आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी खासियत क्या होती है? इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनके विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दो बातें, एक तो पहले 90 डिग्री बनाते हैं, यह इसके बराबर होती है या इसके बराबर होती है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, इसके छोटे विकर्ण की लंबाई दिया है, इसके लंब विकर्ण मतलब लंबे होना चाहिए, लंबे विकर्ण की बड़े विकर्ण की लंबाई, या लंब विकर्ण भी बोल देगा तो कोई गलत नहीं है। परपेंडिकुलर जो दूसरा डायगोनल है, देखिए एक डायगोनल आपको दिया है D1 जो कि 20 है, दूसरा डायगोनल हमसे पूछ रहा है D2 जो हमको नहीं पता है। एरिया हमको दिया है कितना? 480। याद रखिएगा, कोई भी रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज होगा, रोम्बस का नियम होता है एरिया का 1/2 गुणे D1 गुणे D2, D1 गुणे D2, ये नियम होता है। अब आप लोग एरिया की जगह रख दो 480,
मतलब दोनों विकर्णों के प्रोडक्ट का आधा होता है पूरे रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणे कितना लिख दूं, d1 कितना है 20 और d2 हमको भाई नहीं पता है, 2 से डिवाइड करें 10, 10 से इसको काट दें 48। दूसरा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, d2 बराबर 48। एकदम सही है ना, 48 है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, रोम्बस से संबंधित क्षेत्रफल पर ध्यान देना है। विकर्ण का उपयोग करके भुजा निकाल करके पेरीमीटर भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ लेगा। तो हर प्रकार के प्रश्न आपको पूरे पैटर्न से मिल जाएंगे इस पूरे सेशन के इन तक। अच्छे से इसको रहिएगा, कंफर्म करिएगा, क्लियर। गुड्डू कुमार आपके प्रश्न का उत्तर कंफर्म है, अभी उसको हम फिर से एक बार क्लियर कर देंगे, पहले एंड तक आप पढ़िएगा, बीच में भी डिस्टर्ब उसमें मत होइए जा करके, अभी पूरा पहले कनेक्ट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। इसको देख लीजिए आप लोग, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में है, फटाफट सब लोग इसका उत्तर बता दें हमें। इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने कई बार इसके प्रश्न आपको कराए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दो बातें इससे संबंधित जान लीजिए। एक तो अगर सभी भुजाएं इसकी ए है, इसका जो एरिया होता है वह √3/4 a वर्ग होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ साथ प्रत्येक भुजा के, जैसे मान लो त्रिभुज का नाम ABC है, प्रत्येक भुजा के शीर्ष बिंदु से जो विपरीत भुजा पर लंब पड़ता है उसको उस त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। चाहे यहां से ड्रॉ करो, चाहे यहां से ड्रॉ करो, चाहे यहां से ड्रॉ करो, बात एक ही है। ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू ए होता है। अब इसमें हमको त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल दिया है और हमसे क्या पूछा है, परिधि। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप पेरीमीटर, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, अगर सभी भुजाएं ए हैं, सभी भुजाएं क्या हैं, ए हैं, तो पेरीमीटर होगा 3 इंटू ए। पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू ए। आप इसको लगाइएगा, लेकिन इसके पहले एरिया का देखो फार्मूला हमारे पास ए है, इस फार्मूले से सबसे पहले भुजा निकाल लो। तो लिखिए a बराबर √3/4 a वर्ग, और a की जगह आप लिखो 4√3 बराबर √3/4 a वर्ग, और यहां से इसको खत्म करें, 4 चौके 16, तो a का मान आपका 4 आएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। अब अगर सभी भुजाएं 4 हैं तो पेरीमीटर आपका क्या होगा, 3 गुणे 4। 3 गुणे 4 कितना होता है बताओ, 12 होता है। बी ऑप्शन 12 है। निर्भय, अजमेरी, दिलीप कुमार, कैलाश, पुनीत, समझ में बातें आ रही हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कंफर्म कर दीजिएगा, क्लियर हो रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, ठीक है। दोनों बातों को कंफर्म करिएगा कमेंट से अपने। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, अच्छे से क्लियर करिए, समझिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी अगर कनेक्टिविटी की इशू हो रही हो तो हमें प्लीज जरूर बताइएगा। राइट सोल्यूशन इसका 12 है। छठा प्रश्न आपका डन हो गया है। आगे बढ़ते चलिए, और समझ में आता जाए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपनी जिम्मेदारी से, ठीक। इसको जरूर करिएगा। बाकी हम लोग देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपको जितने भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि सब आपको कनेक्टेड ही दिखेंगे। आप पेपर जब दे के आएंगे तो आप इसको हमें कमेंट से बताएंगे, और सच में आपको रिलेटेड ही मिलेगा। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम आपको फालतू में आपके 1-1 मिनट का उपयोग इधर उधर में कराऊं। जो भी कराऊंगा उपयोगी ही चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोला, गोला मतलब स्फीयर को पीटा जाता है खूब अच्छे से, और 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई बता दो क्या होगी। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो तांबे का जो गोला है, गोले को देखो गोले की तरह ही लिखो। गोला मतलब स्फीयर, ये है गोला आपका, ये है गोला जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 3। ये 3 यहां रख दें, यहां रख दें। अब इसको पीट पीट के क्या बना दिया गया, पीट के 0.2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब भैया डायमीटर होता है, व्यास जो डायमीटर होता है 2 इंटू आर होता है, त्रिज्या का डबल होता है। इसको तांबे का पतला सा तार बना दिया गया ऐसे। अब उतना पतला तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ऐसे बना देता हूं, देखो ये बना दिया गया, ठीक है, ऐसे बना दिया। मतलब ये स्पीयर बना गोला, और यह सिलेंडर बना बेलन की तरह बन जाता है। कह रहा है तार की लंबाई बताना है, यह लेंथ हमको डी बतानी है, या जिसको कह दीजिए तार की ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है। एक बात मेरी समझ लीजिए, कभी भी अगर किसी धातु की वस्तु को पीट पीट कर कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो पहली चीज इनका जो आयतन रहेगा इसके आयतन के बराबर होगा। यह आयतन B1 इस आयतन B2 के बराबर होगा हमेशा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। इसका r कैपिटल से लिख देते हैं। इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई r², यहां पर r स्मॉल से लिखते हैं, h मतलब इस तार की लेंथ, ये जो है यही h होगी, तार की लंबाई होगी, ठीक है, इसी को h कह रहे हैं।
एक काम देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पाई पाई से खत्म होता दिख रहा है, पाई पाई से खत्म होता दिख रहा है। लिख दो 4/3 आर, आर इसका 3 है तो 3 का क्यूब कर दीजिए। यहां पर इसका आर क्या है बताइए। अगर जैसे व्यास आपका 0.2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वह 0.1 हो जाएगी, क्योंकि इसको आप 2 से भाग करोगे तब जाकर किसी रेडियस आपको पता चलेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.1 का होल स्क्वायर इंटू एच, यही लेंथ एच कह दो, डी कह दो, आप यल कह दो, यही आपको पता करना है, यही आपको पता करना। देखिए बहुत सारे लोग हमें उत्तर भी बता रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स हमें। अब इसका सोल्यूशन करिए। देखिए हम इसको, इस पूरे को यहां लाते हैं क्योंकि आपको विजिबिलिटी यहां पे फंसेगी, दिखेगी नहीं। यहां देखिए जो मैं कर रहा हूं, 4/3 है, 4/3 है और वहां पर 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, बराबर यहां 0.1 का होल स्क्वायर है। तो 0.1 को आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/10, लेकिन 2 बार लिखना पड़ेगा 1/10, क्योंकि 0.1 1/10 होता है, 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। 1/100 हो जाएगा, गुणे आप डी कर दो, ठीक है। अब आपको कंफर्म हो गया कि यह जो 3 है इसके पावर, इसको 2 बना देगा, इसको पावर क्या बना देगा, 2 बना देगा। 3 का वर्ग 9, 9 चौके 36 हुआ, 36 का 100 से गुणा होगा, 3600 सेंटीमीटर तार की लंबाई है, 3600 सेंटीमीटर। बट ऑप्शन देखो कोई सेंटीमीटर में नहीं दिया है, सब मीटर में दिए गए हैं। अब आपको ये भी पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बनाना हो, सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से अगर हम भाग कर दें 3600 को, अगर हम 100 से भाग कर दें तो यह 36 मीटर हो जाएगा। जो तार है आपका टोटल कितने मीटर हो जाएगा, 36 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, 36 मीटर राइट सोल्यूशन। तार की पूरी लंबाई बताओ कितनी हो गई, 36 मीटर है। कंफर्म कर लीजिए 7वां प्रश्न आपका करेक्ट हल है और आप 36 मीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी हमें दे दिया था, तो अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा है आपका। अच्छे से आप कनेक्ट करिए, एक एक प्रश्न ध्यान से देखिए, क्लियर करिए। 8वां नंबर देखिए और ट्राई करिए सब लोग। जब भी देखो इस तरह के प्रश्न आए, वो भी रूट रूट लगा हो सब चीज, तो आपको सबसे पहले डरना चाहिए दशमलव से। डरना क्या, सिंसियर रहना चाहिए। दशमलव के सेटलमेंट को देखिए, दशमलव को इधर उधर जो आपके पास लगा हुआ है उसको खत्म करिए। ऊपर देखो 3 स्थान पर दशमलव है और नीचे 2 और 1 मिलकर 3, तो पहला दशमलव ही गायब कर दो, दशमलव का रोल खत्म, अब दशमलव का कोई अर्थ नहीं। अब आप देखो यहाँ पर 204 है, गुणे 42 है, ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ 7 बचा गुणे 34 बचा, 7 बचा 34 बचा। जो इसका उत्तर बता सके फटाफट बताएं। अब मैं कर रहा हूं सोल्यूशन, देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा, 7 छंगे 42 है, 17 दूना 34 है, 17 1 के 17, 3, 17 दूना 34, फिर जाएगा 6 बार, तो अंडर रूट 6 का 6 से मल्टीप्लीकेशन 36 होगा, तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। राइट सोल्यूशन 6 है, ऑप्शन नंबर सी है। राइट सोल्यूशन 6 है, ऑप्शन नंबर सी है। और हमें उत्तर मिल गया था। आप में से बहुत सारे लोग देखिए मुझे उत्तर दे रहे थे, तो सी ऑप्शन अगर आप बताओगे तो एकदम परफेक्ट बताओगे, एकदम कनेक्ट है। 8वां क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 8वां क्वेश्चन 6 है करेक्ट सम। आप प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से देखिए आपको मतलब क्योंकि ये प्रश्न आपको कनेक्ट करेंगे, जो आपके जो 2D 3D फिगर से प्रश्न होंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से प्रश्न होंगे, एडवांस के सेक्शन के जो प्रश्न होंगे वो आपको दिखेंगे, आपको एग्जाम में अच्छे खासे दिखेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इन सारे प्रश्नों को आप कनेक्ट करिए। क्वेश्चन क्या है, एक तार को मोड़कर, जैसे तार जो होता है एक ऐसा वस्तु है आपके लिए जो फ्लेक्सिबल होता है, कभी तार को आप घुमोड़ कर सर्कल बना सकते हैं, कभी वर्ग बना सकते हैं, कभी त्रिभुज बना सकते हैं। तार तो तार ही है, लेंथ होती है, आप जानते हैं, मोड़ के ऐसे अपने हिसाब से मोड़ लो। तार को मोड़कर 26 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कभी हम तार को मोड़कर कोई एक शेप की ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, तो तार की जो संपूर्ण लेंथ होती है वो नहीं बदलती है। अगर मान लो तार है अपने पास, आप ऐसे उसको सर्कल बना दो, फैला दो, फिर फैला के वर्ग बना दो, ठीक है, फैला के त्रिभुज बना दो, मतलब तार ही वही लेंथ होती थी, लेंथ थोड़ी बदल गई है। हर परिस्थिति में इनके जो परिधि या परिमाप होंगे वो बराबर होंगे। अगर एक ही लेंथ की तार है, उसको लेकर कभी हम सर्कल बना रहे हैं, कभी हम वर्ग स्क्वायर बना रहे हैं, कभी त्रिभुज बना रहे हैं, तो उसकी जो परिधि या परिमाप होगी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। आपको एक तार दिया था, तार को मोड़कर 56 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जा सकता है। इसी तार को वर्ग के आकार में जब मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखो यह वृत्त के आकार में था, वृत्त के आकार में था, वृत्त होता है तो उसकी रेडियस होती है आपकी त्रिज्या। अब इसी तार को फैलाकर एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। ये देखिए वर्ग बना, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि तार वही है, इसलिए जो इसकी परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी, यही इसका परिमाप होगा, यही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। अगर हम इस परिधि और परिमाप को कंपेयर कर लें तो जाकर के हम इस तार की मतलब इस वर्ग की भुजा निकालेंगे, और जब भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो परिधि निकालने के लिए सबसे पहले इसकी सेंटीमीटर, रेडियस देखो क्या दिया है, 56 सेंटीमीटर। परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और परिमाप क्या होता है 4a होता है, परिमाप क्या होता है 4a होता है। अब आपको सीधा लिखना है 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है बताओ, 56, त्रिज्या 56 है ना, 56 लिखिए, और बराबर कितना कर दे 4a। मुझे ए निकालना है, देखिए मैं कैलकुलेट कराता हूं। 7 8 56 है, 4 दूना 8 है, 22 चौके 88 है, तो ए का मान कितना आ गया बताओ 88। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 88 हो गई, 88 हो गई, 88 हो गई, 88। देखो परिधि वही होगी, मतलब जो इसकी परिधि होगी वही इसका परिमाप होगा, बट भुजा इसकी अलग होगी, रेडियस इसकी अलग होगी। इस हिसाब से अब हमें इसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और साइड कितना 88 है, 88 का वर्ग कर दो, मतलब 88 का 88 से गुणा कर दो। अब जब 88 का गुणा करेंगे आपस में, मतलब 88 को मतलब एक तरह से वर्ग करने जा रहे हैं। अब आपको इसका करने का तरीका देख लो, या तो रफ पे कहीं गुणा कर लो, नहीं तो इसका एक तरीका मैं आपको ऐसे लिख करके दिखा देता हूं। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, करिए, कभी आपको करना हो ये तरीका समझो। 88 है, 88 है, कभी जरूरत पड़े तो आप लगाइए। 8 अठे 64, 8 अठे 64, 8 अठे 64, 128, 8 अठे 64, 4 हुआ, वैसे भी 4 एक ही था ऑप्शन में अंत में। 68, 128 में 6 जोड़ा 134 की 4 हासिल 13, 13 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 44 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है, सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है। जो लोग बताएं एकदम परफेक्ट बताए हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से कंफर्म करिए, आपके प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन। आप लोग नोट कर लो, 77 44 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने बनकर आएगा। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपको दिख जाते हैं। तो कंपेरेबल भी, मतलब कंपैरिजन पर भी बेस क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि अंत तक बने रहिए, आपको सारी कनेक्टिविटी दिख जाएगी, मतलब वो सब दिख जाएगा जो आपकी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। ठीक, तो 9वां प्रश्न आपका डन हो गया। 10वें पर आ जाइए। अब जैसे मान लो आप कहीं कोई यात्रा करते हो, मुझे एक बात बताइए, आप लोग हमें कमेंट करिएगा, कभी कोई बस से बैठकर एक शहर से दूसरे शहर गए हो? सब गए होंगे, ऑटो से बैठ के गए होंगे, बस से बैठ के गए होंगे, किसी की कार मिल गई होगी, कार से गए होंगे, अपनी कार से गए, अपनी साइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से। जब हम कोई यात्रा तय करते हैं, थोड़ा बस वाले से पूछिए एक दिन कि भैया ये बताओ कि तुम्हारी बस जिसपे हमको बैठा के लाए हो, इस शहर से इस शहर तक आने में तुम्हारे बस का जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाया है? कहेगा पागल मत बनो, जाओ हटो मेरे पास से, यहाँ पे हमें क्या पता कितने चक्कर लगाया है, जो कि डेली लेके पहिया बस लेके चल रहा है, वो दिन में 3 राउंड मार रहा है इस शहर से उस शहर, लेकिन उसको पता नहीं कितने चक्कर लगाए हो। आप उसको गिनकर बता सकते हो कितने चक्कर उसने लगाए हैं। मतलब जिस बस पे आप बैठ के एक शहर से दूसरे शहर गए हो, आप उसको बता सकते हो कि कितना चक्कर तुम्हारा पहिया, तुम्हारे बस का पहिया इस शहर से इस शहर तक जाने तक लगाया है। कैसे बता सकते हो समझिए, क्योंकि जो पहिया होता है, तो पहिया क्या होता है, सर्कुलर होता है, और अगर सर्कुलर है तो उसकी अपनी त्रिज्या है, ठीक है, और वह घूमता है, पहिया क्या करता है, घूमता है, घूमकर जब वह एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, ऐसे मतलब समझो कैसे, ये देखिए यहां पर यह पोजीशन है सड़क पर, अब यह घूमेगा पहिया, घूमकर जब फिर ऐसी सिचुएशन में होगा तब जाकर एक चक्कर माना जाएगा, और एक चक्कर जब लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, ठीक है, पहिए की परिधि। पहिया अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करता है जितना उसकी परिधि होती है। और अगर पहिया एक शहर ए से दूसरे शहर बी तक जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमें चक्करों की संख्या पता करनी है, कितने चक्कर लगाया, कितने चक्कर मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी, पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कुल दूरी मतलब कितनी बार घूमेगा पहिया, एक बार घूमा तो अपनी परिधि के बराबर, दूसरी बार अपनी दूसरी परिधि, तीसरी परिधि, चौथी परिधि, इस तरह से घूमता गया, उसने कुल कितनी दूरी तय करी, और पहिए की परिधि क्या है, पहिए की परिधि। हमेशा इस सूत्र को आप याद रखिएगा,
पहिया कभी भी किसी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाता है डिपेंड करता है टोटल, मतलब चक्करों की संख्या, ये चक्करों की संख्या है, चक्करों की संख्या क्या होगी पता है? चक्करों की संख्या बराबर कुल तय की गई दूरी बटा पहिए की परिधि। अब प्रश्न पढ़िए, अभी प्रश्न हमने पढ़ा नहीं था, अब पढ़ते हैं। पहिए की त्रिज्या दे रखा है, पहिए द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल लगाए गए चक्करों की संख्या बताओ क्या है। कुल दूरी बताओ कितना है? 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। पहिए की परिधि निकालनी है तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर। आर कितना है? 0.25, ठीक है, 0.25। हमने लिखा 11 किलोमीटर और यहां देख रहे हैं यह मीटर में है या किलोमीटर में है। सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आप इस 11 को, जो 11 लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या कर दो पता है? 11 गुणे 1000 कर दो। अब यह मीटर हो गया, डिवाइड बाई 2 गुणे 22/7, पहिए की परिधि ला रहे हैं 0.25, ठीक है। बस कुछ नहीं होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो अभी एक बार लिख ही देते हैं, 11 गुणे 1000 और गुणे 7 कर दो बटा 2 गुणे 22 गुणे 0.25। अब ये 0.25 भी अपना हम खत्म कर लेते हैं। दशमलव अगर दोनों हटा दो तो इधर एक बार 100 से और गुणा हो जाएगा। अब खत्म करिए सोल्यूशन के, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, 11 दूना 22 होता है, ये 2 दूना 4 खत्म हो गया, इसका इससे गुणा कर दे, 7000 चक्कर लगाएगा। यह पहिया इस दूरी को तय करने में कुल 7000 चक्कर लगाएगा। समझ रहे हैं? आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, 7000 चक्कर लगाएगा। 10वां प्रश्न इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। राजा गुप्ता क्या कह रहे हैं सर, इसमें भी तो 125 लोग देख रहे, आप पढ़ा रहे हैं यूपी पे भी नहीं? अरे यूपी पे भी पढ़ाया जाएगा। देखो 125 नहीं देख रहे हैं, 165 देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पढ़ाया जाएगा, सबकी जरूरत के हिसाब से है। हाँ भाई, आप लोग भी बता दो राजा गुप्ता को, ऐसा नहीं है कि 125 लोग देखते हैं। देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोग पढ़िए, मेहनत करिए, सबके लिए काम किया जाएगा। आई बात है सबको समझ में? कंफर्म है? किसी को डाउट हो तो बता दें। 7000 चक्कर लगाएगा, कोई ऐसा मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दें, पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 11 नंबर। 10 प्रश्न हमने अभी तक कवर किए, 10 प्रश्न आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए 11वें प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ क्या है बताएं? समरूप है। ये सिंबल किसको डिफाइन करता है? समरूपता को बताता है, सिमिलरिटी को बताता है। इसमें भुजाएं बीसी, आपको मैं श्योर कर रहा हूं कि एक प्रश्न समरूपता का दिखकर, मतलब आपको एग्जाम में दिखेगा। अब वो दिखेगा तो उसमें कई प्रकार की स्थिति बन सकती है। कभी कभी समरूपता को हमें चेक करने का भी प्रश्न दे सकता है और एरिया से रिलेटेड भी सूत्र हमें दे सकता है। तो मतलब अलग अलग प्रकार की बातें देगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डी, बहुत ध्यान से देखिएगा, कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि समरूपता का मतलब जब दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी सभी संगत कोण समान हो। सभी संगत कोण समान हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि समरूपता का मतलब समान बनावट हो, समान जरूरी नहीं कि मेजरमेंट हो, समान बनावट के दो वस्तुएं हमेशा समरूप होती हैं। यह त्रिभुज एबीसी इस त्रिभुज डीईएफ के अगर समरूप है, इनके जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। और संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके पहले वाले टीआरई 2.0 में एक प्रश्न पूछा गया था, जहां पर आपको कंडीशन दिया था कि दोनों त्रिभुज समरूप है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। तो वहां पर करेस्पॉन्डिंग के बिहाफ पर प्रश्न दे दिया जाता है। जैसे कभी कभी आप सोचो कि एबीसी ही है और उधर डीईएफ है, अब डीईएफ ना लिख करके एफ ही डी लिखा हो तो आपको एफ के बराबर ए को बराबर करना था। जैसे इसमें देखो, एक आपके पास त्रिभुज एबीसी है और उसके रिलेटिव दिया है डीईएफ, तो कंफर्म है कि डी उसी सेक्शन में होगा जहां पर, उसी कंपैरिजन में होगा जहां पर ए है, ई बी की तुलना में आएगा और एफ जो है सी की तुलना में आएगा। दोनों समरूप हैं। दोनों अगर समरूप है तो उनके जितने भी संगत कोण होंगे बराबर होगा। ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा और सी जो है एफ के बराबर होगा। और सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजा होती कैसे हैं? ए के विपरीत भुजा जो बीसी है, डी के विपरीत भुजा ईएफ के साथ कंपेरेबल होगी। उसी प्रकार से बी के विपरीत भुजा जो एसी है, ई के विपरीत भुजा डीएफ के साथ कंपेरेबल होगी। ऐसे ही अगर सी के विपरीत भुजा जो एबी है, वह जो है एफ के विपरीत भुजा डीई के साथ कंपेरेबल होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं यहां पर प्रश्न में दिया क्या है कि जैसे बीसी बराबर कितना दिया है? 3, बीसी की लेंथ 3 दिया है,
ईएफ की लेंथ 4 दिया है, उसी के साथ देखिए तुलनात्मक दे रखा है 3 और इसका मान 4 है। एबीसी का जो क्षेत्रफल है 54 है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप अगर होते हैं, समरूप है दो, देख रहे हो दोनों, तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, आप इनमें से कोई भी भुजा ले लो, कोई भी ले लीजिए, जो आपको दिया हो वही लीजिए। जैसे बीसी और ईएफ दिया है तो मैं लिख सकता हूं कि बीसी बटा ईएफ का होल वर्ग। केवल भुजाओं के साथ ही संबंध नहीं बनता है, माध्यिकाओं के साथ भी बनता है, लंबों के साथ भी बनता है, तो किसी के साथ भी आप लोग इसको तुलना में रख सकते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल देखो, एबीसी का कितना दिया है 54, और इसका क्षेत्रफल देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डीईएफ है, बराबर यहां पर बीसी है, बीसी अपने पास कितना देखो 3 है, और यह कितना है बताइए 4 है, यह कितना है 4 है। ध्यान दीजिए कि इसका मुझे वर्ग करना पड़ेगा, इसका मुझे वर्ग करना पड़ेगा। यहां कैलकुलेशन में करता हूं 54 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, और यहां पर 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 9 छंग 54 होता है, 16 छक्के 96 होता है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी ने कंफर्म किया, आप सभी लोग क्लियर कर रहे हो, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। क्लास रखी जाएगी, परेशान मत होइए। आप में से कितने लोग को क्लियर हो गया कमेंट करके बता दें। 11वां प्रश्न आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जैक्टली आप लोग उत्तर देख सकते हैं, लगा सकते हैं इस प्रश्न का हल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और 100% मान लो कि ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1200 है, एलसीएम। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका मासा नहीं होता है? मैं कह दूं कि अगर मेरे पास 1 2 3, एक नहीं कम से कम 2 3 ऐसी कुछ संख्याएं हैं, ऐसी कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अपना एक एलसीएम होता है। एलसीएम आप जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, वह संख्या जो कहा जाता है दुनिया में जितनी संख्याएं उनमें सबसे छोटी संख्या प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वह एचसीएफ कहलाती है, मासा कहलाती है। मेरी बात को थोड़ा सा मन लगाकर सुन लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। लासा दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ऐसे कह दीजिए लासा दी गई संख्याओं में से किसी से भी छोटी नहीं हो सकती। कहा जाता है डेफिनेशन में वह सबसे छोटी संख्या, देखो कंट्राडिक्शन कैसे है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो लासा कहलाता है। लेकिन दी गई संख्याओं में किसी से छोटी नहीं होती है, अगर वह विभाजित होती है तो सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है। मासा क्या होती है? दी गई संख्याओं में सबसे, वर्डिंग समझो, कहा जाता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, लेकिन किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। अब नियम समझो, लासा सभी संख्याओं से विभाजित होता है या सबसे विभाजित होता है? सबसे विभाजित होता है, विभाजित होता है। और यह क्या है? सबको विभाजित करता है या विभाजित करता है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये सभी संख्याएं लासा को विभाजित करती हैं। यह जो मासा है यह सभी संख्याओं को विभाजित करता है, तो यह श्योर हो गया कि मासा लासा को भी विभाजित करता है। और मासा इतना पावरफुल होता है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, उनके लासा को विभाजित करता है, संख्याओं के योग को विभाजित करता है, संख्याओं के गुणे को विभाजित करता है, संख्याओं के अंतर को विभाजित करता है। इतना पावरफुल मासा होता है। अब जैसे इस प्रश्न में हमसे कहा दो संख्याओं का लासा 1200 है, मतलब 1200 सभी संख्याओं से कटेगा। कौन सी संख्या इनकी मासा नहीं हो सकती? वही नहीं हो सकती है जो कि 1200 को ना काट पाए, वह नहीं हो सकती है जो 1200, इसकी जगह 1200 रख दो, ठीक है, इसकी जगह 1200 रख दो। ऑप्शन चेक करिए, पहला मासा हम लोग टारगेट 700 को सोचकर चल रहे हैं, क्या 712 को काट पाएगा? 1200 को नहीं काट सकता। 500 को ट्राई किया, 500 भी नहीं काट पाएगा। 400 काट देगा? हाँ, 400 मासा हो सकती है, 400 मासा हो सकती है, लेकिन इन दोनों को इग्नोर करो, 700 और 500 इसके मासा नहीं हो सकते हैं। कौन सी संख्या मासा नहीं होती है? तो पहला भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हम लोग उत्तर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। एक से अधिक ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है डी, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा।
डी कंफर्म करिए। 12वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका क्या है? डी है। उपर्युक्त में एक से अधिक, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है और उसका कर्ण दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आइए करा जाए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देख लो। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है। एक लेंथ को अगर आप आधार कह रहे हैं और यहां से यहां तक जो मिला रहा है वह कर्ण है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी। यह कर्ण कितना दिया है? 50, ठीक है, यह 50 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा एरिया। एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। अब आपको बेस तो पता है बट हाइट नहीं पता है। हाइट निकलेगा किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से। अब पाइथागोरस की मदद से जैसे आपने पढ़ा है कि अगर कर्ण है, यह आधार है और यह लंब है, तो हम सब ने पढ़ा है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसमें कोई डाउट तो किसी को है नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम भी करेगा। अब आप कहोगे सर है तो सही, लेकिन इसका मान निकालने के लिए इसका मतलब इसका वर्ग करूं, उसके वर्ग से इसको घटाऊं, तब जाकर एक संख्या आए, उसका वर्गमूल करूं तो जाकर उत्तर आए। तो टाइम टेकन प्रोसेस तो है ना। तो मैं क्या किया कि यहां पर थोड़ा सा मैं इनको रिलेटेड किया, मतलब ऐसे थोड़ा समझा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उपयोग किया। आप चाहें तो निकाल सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर मुझे इस हाइट या लंब को निकालना है तो मैं लिखूंगा रूल के हिसाब से, यहीं पे लिख सकता हूं। रूल के हिसाब से आपको दिखेगा, शायद विजिबल भी होगा। यहां मैं लिख सकता हूं 50 का वर्ग माइनस 48 का वर्ग। एक स्टेप आप इसको कम कर सकते थे, जैसे इसको 25 बना देते, इसको 24 बना देते, तो 25 24 के साथ 7 सेटल हो जाता है। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है। तो जब दोनों को 2 से डिवाइड किया तो हाइट का मान 14 आना तय था, उसमें कोई डाउट नहीं था। बट इसको चाहे तो हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको ऐसे कर दें। क्या कर दे बताइए। यहां पर हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, दिख रहा है ना, 50 का वर्ग माइनस 48 का वर्ग, तो आपने इसको तो पढ़ा ही है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक बार दोनों को जोड़ दें, एक बार दोनों को घटा दें, तो 50 प्लस 48 कर दूं और 50 माइनस 48 कर दूं। 50 प्लस 48 किया तो कितना होता है? 98, और इसको किया तो 2 होता है। 98 दूना 196 होता है, 14 का वर्ग होता है। इतना हो गया है, मान 14 है, 14। अब 14 आ गया तो एरिया हमको कैलकुलेट करना है। 1/2 गुणे बेस, बेस कितना है? 48, और हाइट कितना आया? 14। हल कटाइए, देखिए उत्तर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 7, 7 8 56, 7 चौके 28, 5 33, 336 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, यहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सोच सकते थे जैसे अगर एक स्टेप हम लोग इसको ऐसे कर लेते 25। अब कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहना चाहिए आपको। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 8 10 उसी का दूना होता है। 5 12 13, 5 25 से 25 24 7, ये सब जैसे वर्बल अगर याद रहता तो बड़ा हेल्प करता है हमें। तो इसलिए इसको अगर याद रखोगे तो आपके काम तो आएगा, ये श्योर मान लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर 13वें का राइट सोल्यूशन 336 वर्ग सेंटीमीटर है। कंफर्म नोट कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सब लोग ट्राई करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं, 14 नंबर पर आ गए हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, बेलन रोटी बनाने वाला नहीं, ना तो बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, ना तो गैस सिलेंडर, जिसका दाम आज देखा होगा कि 100 रुपए कम हुआ है चुनावी समय में, आपने सुना होगा ना, उत्तर प्रदेश में दाम 100 रुपए कम किया गया, गवर्नमेंट ने किया है। ना तो वो बेलन है, ना तो वो सिलेंडर है। बेलन दरअसल एक पाइप है, मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया। वाटर सप्लाई जिसमें हो सकती है, तार की भी बहुत सारी ऐसी मोटी गोली गोली पाइप डाली जाती है। हम कागज को मोड़ करके भी बेलन बना सकते हैं। बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है, लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है, जिसका बेस सर्कुलर होता है, सर्कल मतलब वृत्त होता है, और उसकी अपनी एक लेंथ मतलब हाइट होती है। उसको पिघलाकर, फिर मैं बार बार बोलूंगा, धातु की किसी वस्तु को अगर पिघलाकर नई धातु की वस्तु बनाई जाती है या नई वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके पास सबसे पहले देखो ऐसे बेलन था, ये है बेलन, ठीक है। इनके सारे फार्मूले मैंने पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं। आपको बहुत मेहनत किया है इसमें, आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किया है, बहुत एप्रिसिएशन से आपको कंफर्म किया हूँ, पढ़ाया हूँ। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसके लिए आपको बहुत कमिटमेंट दिखाया है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, देखो 8 कर दिया, और यहाँ 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसको 12 कर दिया। अब इसको पिघला करके 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु, ये देखो शंकु ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है।
थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 36 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं ऐसे। ये देखिए ऊंचाई का बना दिया। अब इसकी रेडियस पता नहीं कितनी है, कमजोर होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर यह 36 है। शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो इसका आयतन होगा वह इसके आयतन के बराबर होगा। दोनों के आयतन बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर कर दें, स्क्वायर। यहां लिखूंगा तो जगह ही नहीं सेट हो पाएगी, यहां लिखता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, एच भी कैपिटल से लिखता हूं, एच भी कैपिटल से लिखता हूं। इसका फार्मूला क्या होता है इसका आयतन बताइए भाई? यहां लिख देता हूं आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी का 1/3 हो जाता अगर समान बेस होता तो। 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ बदल जा रहा है ना यहाँ पर। पहला काम देखो, पाई पाई में तो बदलाव नहीं, ये तो एज इट इज हो गया। इसकी रेडियस 8 है, तो 8 का वर्ग गुणे ऊंचाई कितना है? 12 है। यहाँ पर 1/3 रहेगा ही रहेगा। इसकी रेडियस हमको नहीं पता है, गुणे इसकी हाइट हमको दे दिया 36। अब आप कैलकुलेट कर लो जो पॉसिबल हो। जैसे 3 से पहले यही डिवाइड करो, 12 12 12 से खत्म हुआ। अब आपके पास ये 8 स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। आर बराबर 8 हो जाएगा। रेडियस कितनी होगी बताओ? शंकु की 8 है। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 8 है। बहुत बढ़िया, हाँ, वही करा तबारक अली, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ रहा है? 14 नंबर आपका 8 सेंटीमीटर करेक्ट हल है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। परसेंटेज का प्रश्न लीजिए आगे आपके सामने। प्रश्न को पढ़िए, बताइए कौन कौन बता रहा है। प्रश्न में दिया हम लोगों को 400 का, ध्यान से देखिएगा, 400 का 25%। मैं इसका कुछ स्टेप बताता हूं आपको। 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%। ये जो बराबर है देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1020 का, ये 1020 प्लस एक्स है। 1020 प्लस क्या है? एक्स है। तो आपसे इसने कहा एक्स का मान किसके बीच में होगा? जो ऑप्शंस दिए गए किसके बीच में होगा? थोड़ा लमसम की स्थिति यहां पर बन सकती है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए और ट्राई करिए, देखिए उत्तर कितना आ जाता है, और कंफर्म करिए सभी लोग। कोई दिक्कत हो तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक? चलिए, एग्जैक्टली आपके सामने उत्तर आ सकता है कि बीच में आएगा। ये हम लोग यहाँ पर देख करके बीच का ही डिसाइड करेंगे। हम लोग डिसाइड करें कि वो मान हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। परसेंटेज आप जानते हैं, कभी जैसे लिखा हो x%, इसका मतलब होता है x/100। परसेंट हटेगा तो 100 से भाग होगा, और लगेगा तो 100 से गुणा होगा। किसी संख्या में परसेंटेज अगर हटाना है, किसी संख्या का परसेंटेज, तो 100 से भाग करो, और लगाना है तो 100 से गुणा करो। यही सिस्टम होता है। अब जैसे यहां पर क्या करें, जब भी कभी देखिए दो जिनके बीच हमें परसेंटेज निकालना है, जैसे 25% लिखा है, तो पता है कि 25/100 होगा, तो आप इसका जीरो खत्म कर दो, 25 चौके 100 कर दो। 25 चौके 100, ये बहुत आसान होता है समझना, ठीक है? जैसे मैं आपको ऐसे समझा दूं, जैसे लिखा 800 का 40%, ठीक है? 12 या 1500 का 35%, 1500 का 35%, कोई भी लिखा हो, देखो तरीका समझिए। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो गायब करिए, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो गायब करिए। इसका इससे गुणा कर दे 320 हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर दे 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52। तरीका होता है कि परसेंटेज हटाओ, दो नीचे गायब, 100 दो नीचे 100 खत्म हो रहे हैं तो उसके बगल के 100 आप गायब कर सकते हो। अब जैसे प्रश्न है, मैंने कहा 25% है, तो पता है 25/100, 2 जीरो खत्म, 25 100 के 100 हुआ। इसका भी अगर हम परसेंटेज गायब करेंगे तो आप कंफर्म है, देखो होगा क्या कि यहाँ पर बटे 100 होगा, ऐसे लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे लगा सकते हो, मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप इसमें बड़ा कंफ्यूज हो या चीजें ना समझ में आए, आराम से कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा यहाँ डाउट इस बात का होता है, जैसे आप दशमलव अभी मत लगाओ, 35% लिखा था, 35%, हम सबको पता है कि 35/100 होगा। 35/100 मतलब 5 सतह 35, 5 बीस में 100 होता है, 7/20 होता है। ये शून्य देखिए खत्म, 2 छंगे 12 होता है, 2 तिया 6। 63 का गुणा 35 से करोगे, 63 गुणा अगर हम 35 से करते हैं तो इसका मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? अगर 63 का 35 से गुणा कर देते हैं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई चाहे तो कर लो। यहां पर कहीं देखिए हमने एक आपको स्टेप बताया था ऐसे, 63 और 35, 63 और 35। हम चाहें तो इसको ऐसे देखिए लिख करके करा दे, लेकिन आप गुणा का भी प्रोसेस जाने रहो। 63 है 35, देखिए मैं एक स्टेप आपको बता दे रहा हूं। 5 तिया 15, 5 छंगे 30, 3 तिया 9, 30 9 39 होता है, हाँ, और 6 त्रिक 18, 5 लिख दीजिए, 39 1 40 के शून्य हासिल 4, 18 4 22, 2205 होगा। 2200 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है?
नहीं नहीं गलत किया, 1 सेकंड, 2205 कैसे होगा यार, 35% करना था ना, ये गलत हमने कर दिया, सॉरी इसके लिए। 1 सेकंड, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। 35 मतलब आपको पता है कि 7 बटे क्या होगा, मैं वहां पर 35 से जो गुणा कर दिया इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, 5 सते 35, 5 विषम में 100, शून्य खत्म हुआ, 2 से डिवाइड कर, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, मैंने 35 से पता नहीं कि गुणा गया। 7 तरीके 21 होगा, 7 छंगे 42, 42 दो क्या होता है 44, 441 होगा, 441 होगा, करेक्ट। अब यहां पर देखिए परसेंटेज गायब होगा, एक खत्म। 18 सत्ते कितना होता है, 7 8 56 होता है, और 7 1 के 7 5 12, 126 के 6 हासिल 12, 18 दूना 36, 36 10 46 2 48, 486 बराबर 1020 है, 1020 प्लस x है। अब इसका कैलकुलेशन कर डालिए, पूरा जोड़ो तो कितना हो गया, 400 400 800, एक 900, 900 हो गया, प्लस कितना है 80 80 40 120 127, जोड़ दिया तो 1027 हो गया। 1027 बराबर 1020, 1027 बराबर क्या होगा 1020 प्लस x है, तो x का मान घटाएं तो कितना हो जाएगा 7, x का मान कितना आ रहा है 7। अगर x का मान 7 है तो आप बताओ 7 कहां कहां होगा, 7 6 और 10 के बीच में होगा, हाँ होगा, 0 और 8 के बीच में भी होगा, मतलब इसमें भी लाई करेगा, इसमें भी लाई करेगा, क्या 80 में आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए आप एक से अधिक ऑप्शन ले सकते हो, डी लगाइएगा उत्तर, बिल्कुल सही बात है। हाँ 441 आया था ना उसका, बहुत बढ़िया। तो राइट सोल्यूशन आपका देखो डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में एक से अधिक करेक्ट हल है इसका, एकदम सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, एग्जाम में दिखेगा लेकिन ऐसा पैटर्न आप इसको तैयार रखिएगा, करके जरूर यहाँ पर आइए, गलत बिल्कुल ना करिए, जैसे भी मतलब थोड़ा समय दीजिए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि हम लोग इसको गलत कर दें, राइट सोल्यूशन आपका है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो ऐसा प्रश्न भी बहुत इस समय ट्रेंड में है, पूछा जाता है, आप देखो क्या कर सकते हो, लिखा है y का x%, y का x%, z का y% है, z का क्या है y% है। हमसे पूछा z किसके बराबर होगा, कमेंट कर दीजिए फटाफट सब लोग। y का x% बराबर z का y% है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो z है किसके बराबर है। अब आप एक चीज जानते हो, परसेंट हटाओगे, परसेंट ऐसे सीधा सीधा हटा सकते हो दोनों का, बटा 100 होगा, खत्म ही होना है, तो हो गया xy बराबर yz, x तो y से खत्म हुआ, तो x किसके बराबर हो गया z, या z किसके बराबर होगा x के, तो z किसके बराबर है x के, पहला ऑप्शन है, z किसके बराबर है x के, कंफर्म है, राइट सोल्यूशन लिखिए, कोई इसमें कंफ्यूज होने की और बहुत डाउट में जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट सोल्यूशन देखो x है, क्लियर ना। आगे बढ़िए, इसको पढ़िए, 17 नंबर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हाँ टाइम एंड वर्क का इस प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक भाई साहब अनिल हैं और एक सुमन जी हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जैसे हम किसी के साथ कोई काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी क्षमता, काम करने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी क्षमता बढ़ जाती है। कह रहा है ऐसा है काम एक जिसको अनिल और सुमन मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगता है, जबकि इसी काम को अगर अनिल से अकेले करा लो तो 20 ही दिन में पूरा हो जाता है। अकेले अनिल कहता है कि भैया हमको दे दो जिम्मेदारी, तो हम 20 दिन में कर लेंगे, फालतू में आप परेशान हो, दो लोग को लगा रहे हो। अब लेकिन सुमन से अगर कराया जाए तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा, इसका उत्तर आपको देना है। कौन कौन दे सकता है। जब भी काम की बात होती है तो काम अनटिल एंड अनलेस जब तक डिफाइन ना किया जाए एक होता है, लेकिन एक लेकर चलना टफ होता है, आप नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम टेकन होता है। काम को एक ऐसी संख्या बना लिया करें जो कि दोनों की, जैसे ये समय है, तीन चीजों का रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क, एक तो काम करने में लगा समय, काम की मात्रा, और आपकी क्षमता, मतलब प्रति, जैसे हम कहते हैं कोई काम हम 10 दिन में कर देते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमें बताओ प्रतिदिन कितना काम करते हो, मतलब एक दिन में आपका किया गया कार्य। जैसे कोई गाड़ी किसी यात्रा को 5 घंटे में दूरी तय कर लेती है, हम कह रहे हैं कि आप बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी, वही उसकी एफिशिएंसी अर्थात क्षमता है। दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, उत्तर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं इस डिस्कशन के बाद जब आपके उत्तर रिस्पॉन्स देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि यही मेरा रिस्पॉन्स है, ये सबसे अच्छी बात होती है। अनिल सुमन मिलकर 12 दिन में करते हैं, अकेले अनिल करता है 20 दिन में। काम की वैल्यू कोई संख्या बताओ जो दोनों से कट जाए, 20 से कटे और 12 से कटे, वह संख्या होगी 60, मतलब यह हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क है। क्षमता मतलब ध्यान से देखिए, अनिल और सुमन 60 काम को 12 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 5 कार्य, प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 5 कार्य। ये आपकी क्या है पता, एफिशिएंसी, यही है क्षमता। सोचो अनिल सुमन 60 काम को 12 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन 5-5 करते होंगे, जिसमें
अगर हम यही काम को केवल अनिल से कराते हैं तो उसी 60 काम को वह 20 दिन में करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता है? 3 काम। अब आप ये बताओ कि दोनों जब मिलकर करते हैं, तो एक दिन में 5 करते हैं। इस 5 में अकेले अनिल का योगदान 3 काम का है, तो सुमन का योगदान 5 से 3 घटा दो 2 काम का होगा। दोनों जोड़कर देखो 5 के बराबर है। सुमन से अकेले कराओ तो एक दिन में 2 काम करेगी वो, तो अगर पूरे काम की जिम्मेदारी सुमन को दे दो तो दो काम करके वह 60/2 अर्थात 30 दिनों में पूरा कार्य पूर्ण कर लेगी। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। बढ़िया, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 17 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। करेक्ट हल आप बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 18 नंबर। लीजिए बताइए इस प्रश्न का हल कितना हो जाएगा, आप लोग कौन कौन बता रहा है। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, फिर पास हो जाते हैं। मतलब एक स्कूल था, स्कूल की टोटल संख्या का 90% छात्र अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में और 85% छात्र गणित में सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब अगर दोनों विषयों की बात किया जाए तो 150 छात्र सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है, मतलब दोनों विषयों में असफल होने वाला कोई छात्र नहीं है, तो छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछा गया एग्जैक्टली कितना हो जाएगी। ऐसे प्रश्न हमेशा वेन डायग्राम से किया करिए और 2 प्रकार के नेचर से किया करिए। एक नेचर होता है पास होना, एक नेचर होता है फेल होना। जैसे हम आपसे कहें कि ए स्कूल के 90% बच्चे हैं जो मैथ में या इंग्लिश में पास हुए हैं, एक इंफॉर्मेशन जो उनकी दी जाती है पास होना, उसके अलावा चाहे जो जो उनके साथ हो, उनसे कहा गया कि अंग्रेजी में पास हैं तो बाकी और किसी विषय में पास हो सकते या नहीं हो सकते हम नहीं जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पास है हम जानते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आंकड़ा 100 से टारगेट किया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर 90% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं तो 10% फेल होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं 85% गणित में पास होते हैं तो 15% फेल होते हैं। तो हम यहां पर इंफॉर्मेशन पास की बनाकर चलते हैं, फेल का भी बनाया जाता है। देखो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, कंफर्म। यहां पर हम इसको बनाते हैं इंग्लिश और इसको बनाते हैं मैथ। ये है वेन डायग्राम और इसी से प्रश्न को हल करना आसान होता है। अंग्रेजी में कितने परसेंट पास है बोलो? 90। मैथ में कितने परसेंट पास है? 85। कंफर्म ना? मैथ में कितने परसेंट पास है? 85। दोनों में मान लीजिए अगर x% पास है, दोनों में कितना पास है? x%। हमसे पूछा देखो कोई भी छात्र अगर असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या बता दो, और लिखा है दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 150। यही डाउट में लोग आ जाते हैं, उनको लगता है दोनों में मतलब इसमें भी हो इसमें भी, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम कह दें कि मैथ में पास आ गए ये लोग, अंग्रेजी में मैथ में पास ये लोग आ गए, अंग्रेजी में पास है, दोनों में पास हो, तीनों मिला करके, जैसे आप केवल अगर मैथ में पास है तब भी आओगे, केवल अंग्रेजी में पास है तब भी आओगे, और दोनों में पास हो तो पक्का आओगे ही आओगे। अब ये बताइए अगर हम कह रहे हैं अंग्रेजी में कुल 90% पास होते हैं, ठीक है, केवल अंग्रेजी में पास कितने होते हैं बताइए? 90 - x। ये केवल अंग्रेजी वाले हो गए। गणित में 85% पास होते हैं तो केवल गणित में 85 - x। अब पास होने वाले छात्र, ये जो अभी आंकड़ा लिखूंगा पास की ये संख्या है, और कुल संख्या किसके बराबर होगी बताओ? 100 के। भाई टोटल संख्या तो 100 ही है ना। अब आप इसको देखिए वर्बल भी कर सकते थे, जैसे इसको अगर जोड़ेंगे तीनों को तो खत्म होगा। इन दोनों को जोड़िए, 9 8 17 175 हुआ। ठीक है, 175 - x बराबर 100 हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75%। 75% बच्चे यहाँ पास हुए हैं। 75% क्या हुए? पास हुए हैं। अगर 75% पास हैं और इनकी संख्या देखो कितना दिया है? 150 दिया है, तो टोटल संख्या कितनी है? 100%। 75 दूना 150 होता है, 100 दूना 200 होता है। यहां पर अगर जो नहीं समझ पाएगा हमेशा कंफ्यूज रहेगा, और जो समझ पाएगा एक बार में ही दिक्कत क्लियर कर देगा, मतलब सोल्यूशन कर देगा। हमसे यहां पर पास की बात किया जा रहा है, कभी ऐसे मत सोचना कि दोनों में पास का मतलब अंग्रेजी में भी पास और गणित में भी पास। पास का मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना, पास की कैटेगरी में आप आ गए हो, चाहे अंग्रेजी में पास आए हो, चाहे गणित में पास आए हो, चाहे दोनों में पास आए हो, आपको हम पास मानेंगे। डायरेक्ट भी ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। 90 और 85 को जोड़ देते, 175 आता, 100 से घटा देते, 75% होता। 75 बराबर इतना तो 100 बराबर क्या, डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ भी मिलता है, ऐसी बात थोड़ी है। पीडीएफ मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर करिए। एक गांव की जनसंख्या इस समय 16,500 है। अभी वर्तमान में गांव की जनसंख्या 16,500 है।
यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या 16,500 है। यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ रही है, हाँ, तो वर्तमान इनकी, तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी? आइए, 10% की दर से जो वृद्धि हो रही इसको लिखिए आप। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। क्या होता है? 1/10। आप इसको देखिए, ऐसे बढ़ाइए, लिखिए 10 से 1 बढ़कर 11 होता है, 10 से 1 बढ़कर 11 होता है, ठीक है, 10 से 1 बढ़कर 11 और 10 से 1 बढ़कर 11। यहां ये वर्तमान मान लो और यह 2 साल बाद मान लो, 2 साल क्या मान लो? बाद। यह मान कितना है? 16,500 है और यह मान आपको पता करना है। तुलना देखिए कैसे होती है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 होगा, इन दोनों का 121 होगा। आप 100 की तुलना इससे करो, मतलब 100 की तुलना 121 से करके इसकी तुलना की वैल्यू निकाल दो। देखिए खत्म करो, 2 जीरो खत्म। 165 गुणे 121 कर दीजिए। 165 गुणे 121 करने से जो वैल्यू आएगी वही उत्तर है। किसका उत्तर आ रहा है बताइए? 19,965, 19,965 कि 19,925? कुछ लोग 19,965 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 19,925 बता रहे हैं। कितना आंसर आएगा? कंफर्म करिए जल्दी से। बोलिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन? डाउट मत रहो, सब करने के बाद पता चले कंफ्यूजन हो जाए गुणा में तो दिक्कत है ना। इसका गुणा ये होगा, ये 19,965 होगा। राइट सोल्यूशन 19,965 होगा। पहला ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट है। 19वां करेक्ट आंसर आपका क्या है? 19,965 है। आप प्रोडक्ट कर लीजिए, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। और अगर दिक्कत हो रही होती तो आप 120 + 1 करके आप सीधा सीधा प्रोडक्ट कर सकते थे। हालांकि इंड डिजिट से जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जा सकते थे। देखिए 1 पंचे 5 और 1 छक्के 6, तो 5 और 6 से भी हो सकता था। 1 पंचे 5 और 1 छक्के 6, तो 6 5 अंत में था, तो दो ही यही ऑप्शन चल जाएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। लीजिए 20वां प्रश्न आपके सामने है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, कौन कौन बताएगा इसको? 100 तथा 500 के बीच कितनी संख्याएं 100 और 500 के बीच में? 100 मतलब 0 से 100, 0 से 100, और 100 और 500 ऐसे लिखा, देखो 100 है और 500, इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से, 5 से और 6 से विभाज्य है? 4, 5 और 6 से क्या है? विभाज्य है। कौन कौन बताएगा? देखिए हमें उन संख्याओं को पता करना है जो 4 से कटे, 5 से कटे, 6 से कटे। जो संख्या 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, वह इनके एलसीएम, एलसीएम करो, एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा? 60। कैसे आएगा? देखिए 6 है ना, 4 तिया 12, अब यहां पर 3 बचा, तो आपके पास देखो, जैसे अगर हमें एलसीएम करना होता है तो हम ऐसे तो करेंगे, 2 दूना 4 है और यह 2 तिया 6 है और यह आपका 5 है, केवल 5 है, तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, मतलब वह संख्या जो 60 से कटेगी वही संख्या आपकी 4 से कटेगी, 5 से कटेगी और 6 से, मतलब प्रत्येक से कटने का मतलब उनके लासा से कटना, और 4, 5, 6 से कटने का अर्थ होता है 60 से कटना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो ये बताइए 100 और 500 के बीच संख्या कितनी है? 100 और 500 के बीच अगर संख्याओं की बात किया जाए, जैसे अगर हम यहां से यहां तक देख ले, 100 से 500 हम मान लेते हैं, भी चलिए हम 0 से 500 लेके चलते हैं। 500 तक कितनी संख्या है बताओ? इसके लिए हम इससे इसको भाग करें, 6 8 48, जितना बार जाए उसको लिख ले, 8 बार हो गया। कितना बार हो गया? 8 बार। अभी 0 से लेकर 100 तक देख लो कितने हैं, 100/60 कर दो, 1 बार गया। लेकिन आपको पता है इसको हटाना पड़ेगा, तो आप लिख दो 8 - 1। 7 ऐसी संख्याएं होगी जो कि 4 से, 5 से और 6 से, तीनों से कटेंगी, अर्थात 60 से कटेंगी। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन। हमने क्या किया, हम 0 से लेकर पहले 500 तक का कर लिए, 0 से 500 तक का करेंगे तो 500/60 होगा, और अगर 0 से लेकर 100 तक का कर लो, 0 से लेकर 100 तक का कर लो तो 100/60 होगा। इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 100 से 500 के बीच देखना था। गलती से मत कर देना कि 400/60 कर देना, तब गलत हो जाएगा। 400/7 कोई करेगा तो 6 उसके में आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर 7 लगाइएगा, करेक्ट ऑप्शन 7 होगा। ठीक है, 7 लगाइएगा, राइट सोल्यूशन 220वें प्रश्न का 7 है, क्लियर आंसर है। आप सभी लोग उतार लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने थॉट्स फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहां पर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है
परसों 6 to 8 के लिए, कल एक पीवाईक्यू का आपको जो पिछला टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया था उसी का एक सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।